बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात ये करनी है कि जो आपका चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एमडीकैड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो वाटर है, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके हवाले से अगर बात करते हैं तो वी ऑल नो कि जो बायोकेमिस्ट्री है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हमें स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम कोई स्टडी करना चाहते हैं, दे आर बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, केमिकल कंपोनेंट से बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर केमिकल प्रोसेसेस। जैसे कि अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, दो अलग अलग रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस के मिलने से मेटाबॉलिज्म बनता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये एक जनरल केमिस्ट्री के रिएक्शंस ही हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है हमें। तो अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिटेल्ड स्टडी करनी है, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, उसकी बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस को समझना चाहते हैं, तो वी हैव टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ताकि हम उसे सही तरह से समझ सकें। अब एक छोटी सी एग्जांपल कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दे आर केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास एक एनाबॉलिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है। दिस इज अ सिंपल डिपिक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन की टाइप है। इसमें जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। और इस काम को करने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इस रिएक्शन में एनर्जी ट्रैप होती है। जब भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से या रेस्पिरेशन के हवाले से एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो इस तरह के एमसीक्यूज में लाजमी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस को देखते हैं, कुछ एनाबॉलिक रिएक्शंस होंगे जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, और बाकी जो लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो वाले जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस की एक एग्जांपल हमारे पास रेस्पिरेशन है, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी, इसमें बायोएनर्जेटिक्स में भी पढ़ी, कि रेस्पिरेशन के जरिए हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, उसे ऑक्सीडाइज करते हैं, और उसमें से निकलने वाली एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वी ऑल नो मेटाबॉलिज्म बनता है, जो कि एमसीक्यूज में स्टिल पूछा जाता है। अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन की बात करें, तो दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, एज सिंपल एज दैट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दो चीज़ों के मिलने से बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि आपके पीएमसी के सिलेबस में शामिल हैं, लिपिड्स आपके पीएमसी के सिलेबस में शामिल हैं, प्रोटीन्स जो हैं ये आपके सिलेबस में मौजूद हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए और आरएनए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वी डोंट हैव टू गो देयर। लेकिन बेसिकली ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम चंद एक की बात करें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो के बगैर तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते। एसिड्स और बेसिस हैं। तो हमने यहाँ पे पानी की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। ये हमारे सिलेबस में शामिल है। अगर हम चंद एक एमसीक्यूज की बात करें, तो एक छोटा सा ये टेबल है। इस टेबल में हर एक चीज जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर या मेमेलियन सेल में, एनिमल सेल में, जो वाटर की परसेंटेज है, वाटर की कंसंट्रेशन है, वो क्या होती है, प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन क्या है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है, एक तो आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन है। दूसरा, जो डीएनए और आरएनए, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि मेमेलियन सेल की निस्बत उसमें परसेंटेज के लिहाज से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप परसेंटेज के लिहाज से यहाँ पे देखते हो ना, तो डीएनए और आरएनए दोनों मेमेलियन सेल की परसेंटेज की निस्बत ज्यादा है। क्वांटिटी में ज्यादा नहीं है, रिलेटिव परसेंटेज जो है उनकी वो ज्यादा है। तो जो डीएनए है वो 1% है पूरे के पूरे सेल की परसेंटेज में, मेमेलियन सेल में 0.25 होता है। आरएनए बैक्टीरियल सेल में 6% होता है और मेमेलियन सेल में 1.1% होता है। तो ये जो चीज है ये अक्सर औकात एमसीक्यूज में पूछी जाती है। दूसरा, जो प्रोटीन है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्यों? देखें, अगर आप बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं, बैक्टीरिया सेल में अगर आप पानी को रिमूव कर दें, सिर्फ और सिर्फ ड्राई सेल अगर हम लेते हैं, ड्राई सेल का 50% प्रोटीन है।
क्योंकि देखें 70% को अगर रिमूव कर दिया पीछे से तो हमारे पास टोटल 30% जो मास बचा उसमें से 15% या टोटल 50% जो है वो प्रोटीन होती है। एनिमल सेल में या मेमेलियन सेल में ये मोर देन 50% है, यानी कि आपके सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, नॉट जस्ट एनी मॉलिक्यूल, सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो शामिल होती है हमारी बॉडी में। खैर अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो देर आर अ फ्यू पॉइंट्स जो कि बहुत इजी हैं और हम सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन इनको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि पानी जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर लें तो वाटर जो है वो सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल होता है तमाम जानदारों के अंदर। इसकी जो परसेंटेज है वो वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये दरमियान में तकरीबन 75-70% के दरमियान में एवरेज होता है हर एक ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो। अगर ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, इंसानों के अंदर बोन सेल्स की अगर बात की जाए तो उसमें 20% वाटर होता है और ब्रेन सेल्स की अगर बात की जाए तो उसमें 85% तक वाटर होता है। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज जो कि पहले भी पूछे जा चुके हैं। पानी बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस का हिस्सा बनता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस। जब हम ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेंगे या किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है कि पानी के मॉलिक्यूल को ऐड करके किसी मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करना है, उसको कैटालाइज करना है। तो पानी जो है बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस का भी पार्ट होता है। अगर पानी की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप लोगों को पता है कि पानी जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसकी पोलैरिटी की वजह से जो वाटर है इट एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, जितने भी पोलर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो पानी में बड़े इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जो आयोनिक सब्सटेंसेस हैं वो पानी में जाते ही अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि NaCl है, सोडियम और क्लोराइड अलग अलग आयंस में जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं जो पानी में ऐड किए जाते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी पोलर सब्सटेंसेस के लिए एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है। जितने भी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिनके ऊपर एक चार्ज्ड ग्रुप मौजूद होगा वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसी वजह से जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं समटाइम्स उनको भी इमल्सिफाई किया जाता है, क्योंकि एंजाइम्स भी ऐसे होते हैं अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं तब भी वो पानी की मौजूदगी में काम कर रहे होंगे। अगर नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात की जाए, फॉर एग्जांपल जो फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इस पॉइंट को हम लोग हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कह देते हैं कि जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। यही पानी की प्रॉपर्टी है जो कि हमारी मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है कि वो लिपिड्स वगैरह को अपने अंदर डिसॉल्व ही नहीं करता, ऑयल्स को अपने अंदर डिसॉल्व ही नहीं करता। क्योंकि ये जो फैटी एसिड्स हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का इंटीग्रल पार्ट है बेसिकली। तो अगर ये पानी में डिसॉल्व हो सकते होते तो हमारी मेम्ब्रेन्स जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। अगर हम हमारे ऊपर पानी गिरता तो हम वैसे ही डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। तो ये पानी इन चीज़ों को डिसॉल्व नहीं करता, इनको एक्सक्लूड कर देता है। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एज वेल। हीट कैपेसिटी और हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर बच्चे अक्सर औकात कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है इसको। सबसे पहले पानी की हीट कैपेसिटी की बात बाद में करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि यार हीट कैपेसिटी होती क्या है। अगर आपके पास कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड का 1 ग्राम जो है आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। ठीक है, कोई भी लिक्विड है, सिर्फ पानी नहीं, कोई भी लिक्विड हो, उसके 1 ग्राम को लेते हैं, उसका टेम्परेचर सपोज कर लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस है, यू वांट टू इंक्रीज इट टू 6 डिग्री सेल्सियस। इस काम को करने के लिए आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट लिक्विड। अगर पानी की हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये 1 कैलोरी होती है पानी की हीट कैपेसिटी, जो कि काफी ज्यादा है। यानी कि हम पानी को हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा भाई? उसकी रीजन ये है कि पानी क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज कर लें कि आपके पास जो H2O है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है विच इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ये रोल होता है कि जब भी हम लोग वाटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पानी को हीट देते हैं,
तो बजाय इसके कि पानी के मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज करें, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर देती है। जो हीट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू हो जाती है, तो हीट यहाँ पे वेस्ट हो जाती है। दैट्स वाई हमें पानी को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो पानी के लिए जो हीट कैपेसिटी है दैट इज 1 कैलोरी। अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो देखिए उसके नाम से हमें इस चीज का आइडिया हो रहा है कि इवेपोरेट हो रही है कोई चीज, वेपराइज हो रही है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हीट कैपेसिटी की तरह कि किसी भी लिक्विड का आप 1 ग्राम लें और उस 1 ग्राम को इवेपोरेट करें, वेपराइज करें, उसे लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस काम को करने में आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी कैलोरीज बर्न होंगी, जितनी हीट लगेगी, वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है। पानी के लिए जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 574 कैलोरीज पर ग्राम या 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, ये पानी के लिए हीट कैपेसिटी है। तो ये जो किलो वाला यहाँ पे सिंबल है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम आपसे पूछ लिया जाता है कि पानी की हीट कैपेसिटी फॉर 1 ग्राम कितनी है, और आपको ऑप्शंस में किलोग्राम किलो कैलोरीज वाली जो चीज़ है वो दे दी जाती है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में जो फोकस से देखना है। तो 1 ग्राम के लिए 574 कैलोरीज है और किलोग्राम के लिए 574 किलो कैलोरीज है। ये रेगुलेशन ऑफ हीट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास एक ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। पानी की हीट कैपेसिटी तो ओवरऑल वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर हीट को रेगुलेट करती है, क्योंकि हीट कैपेसिटी की वजह से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो हीट जनरेट हो रही है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अपना टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर। लेकिन ये पॉइंट जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 1 लीटर आपके पास वाटर है, यानी कि हम उसे 1000 मिलीलीटर कह सकते हैं। ठीक है, अगर 1 लीटर वाटर है, सपोज कर लीजिए कि इस 1000 मिलीलीटर का जो टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस में से सिर्फ और सिर्फ अगर 2 मिलीलीटर वाटर इवेपोरेट होता है, तो जो 2 मिलीलीटर वाटर इवेपोरेट होगा वो रिमेनिंग 998 मिलीलीटर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर देगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर देगा। हमें देखने में ऐसा फील हो सकता है कि यार ये तो इतना कोई कंसिडरेबल टेम्परेचर नहीं है। ट्राई इवेपोरेटिंग 20 मिलीलीटर। तो अगर आप 20 मिलीलीटर इवेपोरेट करते हैं तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा टेम्परेचर। तो दैट प्रूव्स के पानी बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को इवेपोरेट करता है। अगर आयोनाइजेशन की बात करें, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास ढेरों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनने वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मौजूद होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। आपके पास वाटर इन लिक्विड फॉर्म में पड़ा होगा तो बहुत से पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल खैर नहीं होंगे। 55.5 मोल पर लीटर वाटर होता है। लेकिन जब हमारे पास बहुत से पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनमें से कुछ पानी के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कि अपने आयंस के अंदर एसोसिएट हो जाएंगे। इनमें हाइड्रोक्सिल आयन जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इन आयंस में डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। पानी की ये जो आयोनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी होती है, ये पानी के अंदर चीज़ों को डिसॉल्व होने में हेल्प करती है। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर हमारे पास सपोज कर लें कि ये एक पानी का मॉलिक्यूल था जो कि अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ, एक और पानी का मॉलिक्यूल है वो कहता है यार मैंने भी अपने आयंस में डिसोसिएट होना है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। और हमारे पास ये जो पहले वाला आयन था ये क्या करेगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम हमेशा जनरेट हुआ रहेगा, एक हमारे पास बैलेंस मेंटेन रहेगा। व्हाट इज दैट इक्विलिब्रियम? फॉर ईच आयन दैट इज 10 टू रेज पर -7 मोल पर लीटर। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की, OH की, तो दैट विल बी 10 टू रेज पर -14 मोल पर लीटर। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस ये वाली इन आयंस की कंसंट्रेशन होगी। दीज आयंस अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस। नॉर्मली जो इंजाइम्स के रिएक्शंस होते हैं उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली जो पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड है, हमारी आईलिड्स के अंदर ये जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं वो वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे डायफ्राम के ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं
जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हैं वो मूव करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए अपने अंदर एक लिक्विड भी रखती है। तो पानी ने एक इफेक्टिव अफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पे काम करना है, लुब्रिकेंट जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ताकि हमारे ऑर्गन्स को उस डैमेज से बचाया जा सके जो कि फ्रिक्शन की वजह से कॉज होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास टीयर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इमोशंस को निकालने का काम ही नहीं करते, बल्कि हमारे जो आईलिड्स हैं और आईज हैं इनके दरमियान में बेसिकली फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास इसके एमसीक्यूज के हवाले से। अब अगर पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज की बात कर ली जाए, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल। ऑब्वियसली हमारे पास एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन जब आपस में कंबाइन कर दिए जाते हैं तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। Which of the following is an example of anabolic process? Anabolic process होता है क्या, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है और इसमें एनर्जी भी इन्वेस्ट हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे देखें, रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये दोनों इसके आंसर नहीं है। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके मिलाकर बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। मेमेलियन सेल कंटेन्स 1.1% ऑफ, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि बैक्टीरिया और मैमल सेल के अंदर जो डीएनए और आरएनए की परसेंटेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैमल सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर जो डीएनए होता है 0.25% और जो आरएनए होता है दैट इज 1.1%। अगर बैक्टीरियल सेल की बात की जाए, बैक्टीरियल सेल में डीएनए जो है वो 1% होगा और आरएनए जो है वो 6% होता है। तो ये वाली जो परसेंटेजेस हैं ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। तो 1.1% आरएनए है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ सेल आर, किसी भी सेल के जो सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओवरऑल कंपाउंड की बात नहीं हो रही। बैक्टीरिया के अंदर ड्राई सेल की अगर बात की जाए, क्योंकि वाटर तो ऑर्गेनिक नहीं है ना, वो इनऑर्गेनिक है, तो ये तो हमारे पास यहाँ से वैसे ही एक्सक्लूड हो जाता है। प्रोटीन्स होती हैं बैक्टीरिया में 50% ऑफ द ड्राई सेल और मैमल्स में मोर देन 50% ऑफ द ड्राई सेल जो है वो होता है हमारे पास प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इसका आंसर होगा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए। इफ वाटर हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अगर पानी बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होता है तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए प्रॉपर्टी किस तरह हेल्पफुल हो सकती है। विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। ऐसा नहीं होता। अगर हम लोगों ने बात की थी कि सिर्फ 2 मिलीलीटर वाटर इवेपोरेट करते हैं तो वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। तो दिस इज नॉट द केस। नो कूलिंग इफेक्ट विल विद द रिलीज ऑफ इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कूलिंग इफेक्ट तो जनरेट होगा। इवन हम लोगों का जब पसीना आता है, जब स्वेटिंग होती है, तो हमें भी एक कूलिंग इफेक्ट जो है महसूस होता है। इट विल कीप द टेम्परेचर्स वेरी हाई। तो फिर फायदा क्या होगा हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन के होने का। तो बेसिकली अगर तीनों ऑप्शन रूल आउट हो गए हैं तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास सही होगी। विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स a great amount of heat loss can take place. This is the right answer. Which property of water helps to maintain the integrity of lipid membranes? Lipid molecules जो होते हैं, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर ली, these are hydrophobic molecules। और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को एक्सक्लूड करना जो है वो हमारी मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने की के अंदर जो है वो हेल्प करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कोहेन एंड एडहेशन वाटर के मॉलिक्यूल्स और वाटर जिस सरफेस के साथ मौजूद होता है उस सरफेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल्स की आपस में होती है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इज द आंसर। वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ, क्यों पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है? क्योंकि उसकी जो पोलर नेचर होती है वो मॉलिक्यूल्स को, वो सब्सटेंस को उसमें डिसॉल्व होने में हेल्प करती है। अगेन हीट ऑफ वेपराइजेशन का सॉल्युबिलिटी में कोई रोल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक हद तक रोल हो सकता है, लेकिन स्टिल वो पोलैरिटी के अंदर कवर हो जाता है, क्योंकि चार्जेस नेगेटिव होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। और कोहेन एडेयन मैंने आपको पहले बताया कि पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में और पानी के मॉलिक्यूल की किसी सरफेस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी कवर्ड इन दिस कॉन्सेप्ट।
तो हाई पोलैरिटी इज द आंसर. Water acts as a temperature stabilizer for many organisms. Sorry for that. इन द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ इट्स, जो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करेगा. पानी बहुत सी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और टेम्परेचर को इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देगा. ये पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है उसकी प्रॉपर्टी है. तो दैट इज द आंसर हियर. व्हाट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स डैश नेचर. इसकी जो पोलर नेचर होती है उसकी वजह से. एंड एक्ट्स एज अ डैश ड्यू टू इट्स हायर हीट कैपेसिटी. तो ये वही वाली चीज़ आ गई थर्मोस्टेबलाइजर. तो हम लोगों ने अभी देखा था कि थर्मोस्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है अपनी हीट कैपेसिटी की वजह से, और इसकी जो डाइपोल नेचर या पोलर नेचर होती है वो इसको एक अच्छे सॉल्वेंट के तौर पे काम करने में हेल्प करती है. तो दिस विल बी द राइट आंसर.